है इसको समझेंगे, फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर काइनेमेटिक्स के बारे में हम लोग अपनी एक समझ को विकसित करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको बताया जाएगा, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा होगी। पाथ लेंथ क्या होता है ये बताया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बताया जाएगा और लास्ट में आपको एक्सटी ग्राफ बताते हुए क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्यों इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको क्यों पढ़ें। ये इसकी वजह ये है बेटा कि हमारे नेचर में आप देखते हैं कि हर समय कोई न कोई ऑब्जेक्ट का किसी न किसी रूप में मोशन होता ही रहता है और ये मोशन जो रियल लाइफ में जो मोशन होते हैं वो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ही जटिल मोशन होते हैं। लेकिन मोशन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है, सबसे सरलतम रूप जो है वो कौन सा है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बच्चों यदि हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन सीख जाते हैं तो मोशन इन ए प्लेन हमको आ जाएगा, क्योंकि प्लेन मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन के कॉम्बिनेशन से ही डिराइव होता है। इसी तरह से 3 डायमेंशनल मोशन भी हमको का कॉन्सेप्ट भी हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल मोशन भी स्ट्रेट लाइन मोशन के कॉम्बिनेशन से ही बनेगा। तो आप यह जरूर मान के चलिएगा कि आज का जो चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसे अगर आप समझ जाते हैं तो आगे के मोशन से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स होंगे वो बड़े आसानी से आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों मोशन की। बच्चों याद कीजिए जो मेरा सबसे पहला लेक्चर था जिसमें मैंने आपसे इस बात पर चर्चा किया था कि हम फिजिक्स में दरअसल पढ़ते क्या है। तो आपने बताया था कि हम फिजिक्स में इस नेचर में होने वाले जो फिजिकल फिनोमेना है उसके बारे में स्टडी करते हैं। अगर आप इस फिजिकल फिनोमेना को देखें बच्चों तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लगातार मोशन में हैं, उसका नाम दिलाने की आवश्यकता नहीं है। There are so many objects in our nature which are in continuous motion. मेरा आपसे ये प्रश्न है बच्चों कि किसी ऑब्जेक्ट को आप मोशन में कब कहेंगे, कब कहा जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है? हाँ बताइए। जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तित करती है तो। और कोई बच्चा? जब किसी चीज पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाया जाए। और कोई बैठ जाए, ठीक है, सही बात। और कोई बच्चा? देखिए मोशन का डेफिनेशन क्या है, मोशन आप कैसे समझेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, क्या चीज, पोजीशन टाइम के साथ कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो आप क्या कहेंगे, द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। समझ में आ रही बात? अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के साथ लगातार बदलता चला जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। यह बात मेरी समझ में आ रही है आपको? बोलो। भाई रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ना, अगर नहीं समझ में आएगा तो भी बोलिए। अच्छा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रेस्ट पोजीशन। ठीक है ना? तो आप मोशन का कॉन्सेप्ट समझे? फिर से बता दूं, अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के बदलने के साथ लगातार बदलता जाता है तो वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। और ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ नहीं बदलता तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या स्टेशनरी है। क्लियर है ये बात? दूसरा कॉन्सेप्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट। बच्चों आप इस चैप्टर में जो भी हम जिस भी ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्कस करेंगे उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में कंसिडर करेंगे। इसके पीछे क्या वजह है ये आपको अगले 1-2 चैप्टर में समझ में आ जाएगा। लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको जरा समझिए। बच्चों हमारे नेचर में जो भी ऑब्जेक्ट मोशन करते रहते हैं वो अलग अलग शेप एंड साइज के हैं। कुछ तो सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल है,
कुछ एसिमेट्रिकल भी हैं, कुछ इरेगुलर शेप और साइज के भी हैं। बोलो। तो हम उन सभी ऑब्जेक्ट्स पर जो है इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे या उन सभी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमको बच्चों एक अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ेगा। उस अप्रॉक्सीमेशन का नाम ही क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कब मानेंगे, इसको जरा समझिए। इसमें नाम से क्लियर है कि वो ऑब्जेक्ट का साइज कैसा होगा? बहुत ही छोटा होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज उसके द्वारा चले गए डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो तो उसे आप पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में मान सकते हैं। कुछ नहीं बोल रहे हैं, मानो कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं हिंदी में बोलूं तो आप कुछ तो रिस्पॉन्ड करिए भाई। क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है? तो आप कौन रिस्पॉन्ड करेगा? हम, आप ही करेंगे ना। तो बताइए कि आपको समझ में आएगा, तो फिर मैं दूसरी तरीके से बताऊं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज उसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस की तुलना में बहुत बहुत छोटा है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करते हैं। ठीक है? तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं, आपको बताना है। मैं आपसे पूछूंगा कि जो जिस ऑब्जेक्ट की मैं आपसे चर्चा करूंगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि नहीं। देखिए ये एक स्टेशन है, इसका नाम है ए, ठीक, और एक और स्टेशन है, इसका नाम है बी। इन दोनों स्टेशंस के बीच में एक ट्रेन है, ठीक है। ये ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी को मूव कर रही है। आप बताइए कि क्या इस ट्रेन को इस दिए गए एग्जांपल में पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? हाँ या ना? कितने लोग कहते हैं हाँ, हाथ उठाइए। और कितने लोग कहते हैं नहीं मान सकते हैं? तो इसकी वजह सुन लीजिए बच्चों। एक ट्रेन की जो लंबाई होती है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तुलना में जो दूरी होती है उसकी तुलना में तो बहुत छोटा है। एक स्टेशन, एक ट्रेन की मैक्सिमम लंबाई कितनी होती है? 50 मीटर। बोलो। लेकिन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस वो ट्रेन ट्रेवल करेगा, वो तो मतलब 100 किलोमीटर भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 50 किलोमीटर भी हो सकता है। तो 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की तुलना में 50 मीटर का डिस्टेंस तो छोटा हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट का अपना साइज उसके द्वारा चले गए डिस्टेंस की तुलना में बहुत छोटा है तो आप उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो आप बताइए कि इस एग्जांपल में ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा, क्योंकि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की बच्चों जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द ट्रेन। ठीक है, इसलिए इसमें यह पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आया कि नहीं। एक व्यक्ति है बच्चों, एक सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है। देयर इज अ सर्कुलर ट्रैक, एक बड़ा सा फील्ड है, उस पे सर्कुलर ट्रैक बना है। उसको बोलूं भैया। और उस सर्कुलर ट्रैक पर एक व्यक्ति है जो साइकिल चला रहा है, ठीक है। और उस साइकिल जो चला रहा है व्यक्ति, उसके कंधे पर एक बंदर बैठा हुआ है, दिख रहा है आपको? yes, तो जैसे जैसे यह व्यक्ति साइकिल सर्कुलर ट्रैक पर चलाएगा वैसे वैसे ये बंदर भी तो सर्कुलर मोशन करेगा। yes, इस एग्जांपल में क्या बंदर को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? yes, हाँ या ना? yes, मान सकते हैं, क्योंकि बंदर कितना बड़ा है? कितने बड़ा है ना? yes, उसकी तुलना में जो सर्कुलर ट्रैक का टोटल लेंथ होगा, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक जिसको सर्कमफरेंस कहेंगे, वो तो बहुत ज्यादा है ना yes, बंदर का साइज की तुलना में। yes, तो इसलिए बेटा इसमें हम क्या मानेंगे इसको? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगला एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, आप लोग में से कितने बच्चों ने क्रिकेट खेला है? सब खेले होंगे, लड़के तो सब खेले होंगे, लड़कियां भी खेली होंगी बचपन में।
देखी जरूर होगी, देखना तो हमारा इंडिया का मोस्ट फेवरेट गेम है ये। तो उसमें स्पिन बॉल के बारे में तो आप सब जानते हैं। अच्छा बेटे, एक बॉल है, ठीक, इसको किसी व्यक्ति ने, किसी बॉलर ने फेंका है और इस तरह से फेंका है कि ये बॉल कैसे जा रही है, स्पिन करते हुए जा रही है, ठीक। तो ये इस तरह से स्पिन कर रही है बॉल, और ये बॉल जो है ग्राउंड पर हिट होता है और फिर हिट होके ऐसे जाता है। आप देखे होंगे जब कोई बॉल स्पिन करता है और ग्राउंड पे हिट होता है, तो ग्राउंड पे हिट होने पर बिल्कुल सीधा नहीं जाता, थोड़ा सा दाएं या फिर बाएं मूव करता है, शिफ्ट होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो बॉलिंग लेग स्पिन की गई है या ऑफ स्पिन, मानते हैं ना। तो जब यह बॉल अपने से दाएं या अपने से बाएं खिसकेगा, ठीक है ना, तो इस मोशन में क्या इस बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है? हाँ या ना? हाँ? क्यों भाई? कितने लोग बोलते हैं माना जा सकता है, कितने लोग कह रहे हैं नहीं माना जा सकता है। नहीं माने जाने वालों की संख्या ज्यादा है। दरअसल वो कह रहा है बेटा कि एक जो बॉल, क्रिकेट की बॉल है, अधिक से अधिक उसका साइज कितना हो, 2 to 3 इंचेस, यही होता है ना। और जो उसकी शिफ्टिंग होती है, जो दाहिने अथवा बाएं ओर खिसकता है, वो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब उसके द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस है, उसकी तुलना में जो बॉल का साइज है वो बहुत छोटा नहीं है, इसलिए यहाँ बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना जा सकता, ठीक है ना। पूरे बॉलिंग के मोशन में तो बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाएगा, लेकिन जब बॉल ग्राउंड पे हिट करती है और फिर हल्का सा स्विंग करती है, उस मोशन, उस पर्टिकुलर मोशन की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर मोशन के लिए बॉल को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि बॉल जितना डिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, वो शिफ्टिंग बॉल के साइज की तुलना में बहुत छोटा नहीं होता, इसलिए बॉल, इस एग्जांपल में बॉल जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अगला एग्जांपल, ये आपके घर की एक साधारण सी मेज है, टेबल है आपके घर का, ठीक है, और इस पर एक जग रखा हुआ है, एक जग नीचे गिर जाता है बाय चांस खिसक के, ठीक है। तो जब जग नीचे गिरेगा तो उसका मोशन बताइए, इस जग को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है कि नहीं? माना जा सकता है। अरे भाई, ये जो जग का साइज कितना होगा, एक बात बताइए। जग जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो तो मेज के साइज, मेज की हाइट के बराबर होगा, और जग का साइज देखिए, क्या जग के साइज को इस डिस्टेंस की तुलना में आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं? नहीं माना जा सकता। द साइज ऑफ द जग इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। जग का जो साइज है वो उसके द्वारा चली गई दूरी की तुलना में बहुत छोटा नहीं माना जा सकता है। इस एग्जांपल में छत पर से गिराए, 20 मंजिल ऊपर से गिराए जग को, तो जग पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि ये जो जग जो डिस्टेंस गिर रहा है, ये एक मेज की ऊंचाई कितनी हो सकती है भाई? 1 फीट, 2 फीट, मैं 3 फीट मान लेता हूँ, मैं बोलो 3 फीट की तुलना में ये जग मान लो 6, 7, 8 इंच का होगा, 10 इंच का होगा, 8 इंच का होगा, 6 इंच का होगा कि नहीं होगा? तो 1 फीट की, 2 फीट की तुलना में 6 इंच को आप नेग्लिजिबल मान लेंगे? नहीं। यानी इस एग्जांपल में आप जग को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। तो इन चारों एग्जांपल से बच्चों हम किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं? हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब माने, या हम कैसे इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे? कंक्लूजन ये है बच्चों कि वो ऑब्जेक्ट बड़ा है कि छोटा, इससे मतलब नहीं है। हाँ, जो वो दूरी चल रहा है उसकी तुलना में उसकी साइज कितनी है,
इससे वो पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं। जैसे एक बड़ी सी ट्रेन थी, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गई, लेकिन एक छोटी सी बॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हुई। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज सिर्फ मैटर नहीं करता है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई दूरी की तुलना में ऑब्जेक्ट का साइज क्या है। ये बात समझ में आया? Yes, sir. तो आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट भी समझ लिया, बोलो। Yes, sir. अब हम आते हैं काइनेमेटिक्स पे। काइनेमेटिक्स बच्चों फिजिक्स की एक ब्रांच है, अक्सर करके इसमें सवाल, अभी जो आप पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स से पढ़ रहे हैं बच्चों। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करें और उस ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करते समय उस मोशन के जो भी कॉजेस हैं उस पर हम कोई ध्यान ना दें, तो हम इस डिस्कशन को, इस स्टडी को हम नाम देते हैं काइनेमेटिक्स। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो मोशन कर रहा है, तो वो उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये सब अगर हम डिस्कस करें, परंतु ये ना हम इन बातों पर ध्यान ना दें कि उस ऑब्जेक्ट में कौन कौन से फोर्सेस लग रही हैं, किन कंडीशंस में फोर्सेस लग रही हैं, तो इस इस स्टडी के इस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं? काइनेमेटिक्स। साधारण शब्दों में सुनिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्कस करते समय हम उस मोशन के कारणों पर ध्यान नहीं देकर सिर्फ उस मोशन पर ध्यान दें, तो इस स्टडी को क्या कहा जाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण क्या हो सकते हैं? उस पर लगने वाला फोर्स, बोलो। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लग रहा है, क्यों वो मोशन में आया, इस पर ध्यान ना दें, सिर्फ इस पर ध्यान दें कि वो मोशन कर रहा है, उसके मोशन के पैरामीटर्स को हम निकालें, तो इसको हम क्या कहेंगे? काइनेमेटिक्स। क्लियर है ये बात? ठीक। अच्छा, मैं इस पे एक एग्जांपल पूछता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, वो फ्री फॉल कर रहा है, ऐसे हाथ में लिया आपने और उसको छोड़ दिया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूँ, बताइए वो काइनेमेटिकल क्वेश्चन है कि नॉन काइनेमेटिकल क्वेश्चन है? इस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो प्रश्न मैं पूछा हूँ, ये काइनेमेटिक्स से जुड़ा हुआ है कि नॉन काइनेमेटिकल? ऐसे क्या बोले? इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, बोलो। तो ये काइनेमेटिकल क्वेश्चन है कि नॉन काइनेमेटिकल क्वेश्चन? ये नॉन काइनेमेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि काइनेमेटिक्स में हम फोर्स पर ध्यान नहीं देते, ऑब्जेक्ट के मोशन के कॉज पे ध्यान नहीं देते, उन कारणों पे ध्यान नहीं देते जिसकी वजह से मोशन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से मोशन होता है। हम सिर्फ इस पे ध्यान देते हैं कि वो कितना डिस्टेंस चला, उसकी स्पीड क्या थी, उसका एक्सेलरेशन क्या है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक। अब आ जाइए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम हिंदी में निर्देश तंत्र भी कहते हैं। मान लो बच्चों कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी टाइम किसी पॉइंट पी पर सिचुएटेड है, मोशन कर रहा है और पॉइंट पी पर है, और तुम इस ऑब्जेक्ट के मोशन को तुम डिस्कस करना चाहते हो, उसका मेजरमेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो तुम मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले तो किसी न किसी ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ेगी, बोलो। जो भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि इस कमरे में ये पंखा मोशन कर रहा है, बोलो। मैं इस पंखे के मोशन को डिस्कस करना चाहता हूँ, तो जो भी व्यक्ति डिस्कस करना चाहेगा, जो भी व्यक्ति उस मोशन को ऑब्जर्व करेगा, उसका नाम क्या रखा जाएगा? ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर जो है कहीं खड़ा हो गया, ठीक है, बोलो। अब आप ऑब्जर्वर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा एक्स एक्सिस और ये कहलाएगा वाई एक्सिस, और एक और एक्सिस ये हो जाएगा जेड एक्सिस। बताइए इस कमरे में वो जगह कहाँ है?
लिख लीजिए कोलम। मैं ही ऑब्जर्वर हूँ, ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, बोलो। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहीं से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस, ये लाइन हो गया वाई एक्सिस और ये लाइन हो गया जेड एक्सिस। ये तीनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये आप हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको आप बोलेंगे एक्स एक्सिस, वर्टिकल को बोलेंगे वाई एक्सिस और ये सामने जो आपकी एक्सिस है इसको आप बोलेंगे जेड एक्सिस। और तीनों एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको बोलेंगे आप ओरिजिन, ठीक, बोलिए। तो इन तीनों एक्सिस को हम मिला करके बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या नाम रखेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब इस पॉइंट P का अगर कोऑर्डिनेट हम मेजर कर रहे हैं तो मान लीजिए आ गया x y z। इस ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट है x, y कोऑर्डिनेट y और z कोऑर्डिनेट z। क्लियर है ये बात? अब देखो बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन करने के लिए घड़ी की बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो टाइम के बदलने के साथ साथ उसका पोजीशन भी बदलता जाता है। तो हम टाइम को बदलने के लिए, हमारे टाइम को देखने के लिए घड़ी होनी चाहिए ना। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम एक घड़ी भी अटैच कर दें तो इस सिस्टम को हम नाम क्या देते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या नाम देते हैं? तो प्यारे बच्चों, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या सम्मिलित है? इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अर्थात कह सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और